Hello. Let's get started with chemical energetics. ठीक है. Now, अच्छा ये मैं अपने लिए लिख रहा हूँ जरा, just to identify later. Okay, ये O level में भी है ना. अच्छा, anyways. Now, first you need to recall in every chemical reaction there is a release of energy and there is also an absorb of energy. Yani in every reaction energy is absorbed and released. Okay, so first thing first, what do you think you need to absorb energy? Why do any reaction would require to absorb energy? Start exactly do what? Actually do what? अभी तक आपने जो बोला स्टार्ट द रिएक्शन एक्टिवेशन, मुझे से ये नहीं पता चला कि करना क्या है. बॉन्ड ब्रेक करने हैं. ठीक है. सो इन एवरी reaction energy is absorbed to break reactant bonds and released when product bonds are formed. ठीक है. So I see a lot of kids, they think कि एंडो में सिर्फ एनर्जी अब्सॉर्ब होती है और एक्सो में सिर्फ एनर्जी रिलीज होती है. ठीक है, ऐसा नहीं है, दोनों होती है. ठीक है, दोनों होती है, अब्सॉर्ब भी होती है और रिलीज भी होती है. सो इन एवरी रिएक्शन देयर इज अ रिलीज एंड अब्सॉर्ब ऑफ एनर्जी. अच्छा चलो, अब बिफोर वी let's quickly differentiate between endo and exo. So let's make two columns and as quickly as possible let's distinguish between an endothermic reaction, endothermic. Endo means absorbing. Endothermic. Therm means heat. ठीक है, endo means absorb, therm means heat. Exo means to release, therm of course means heat. So पहला point endothermic reaction क्या होगा? इसमें ऐसा नहीं एनर्जी अब्सॉर्ब नहीं होती. हम क्या कहते हैं? more energy is absorbed than released. More energy is absorbed than released. Okay guys, endothermic. Exo obviously क्या होगा? More energy is released. Then absorbed. ठीक है. Now the key question, why more energy is absorbed in endo and less released and vice versa in exo? क्यों भाई? ऐसा क्या है एंडोथर्मिक के अंदर के वो कम एनर्जी अब्सॉर्ब करते हैं? फारिग हैं, थके हुए हैं, पागल हैं, कौन है वो? सिंपल सर, उनका रिएक्टेंट के बॉन्ड्स वीक हैं. क्योंकि रिएक्टेंट के बॉन्ड्स वीक, ये एंडो की बात, सॉरी एंडो में उल्टा है. एंडो के अंदर रिएक्टेंट के बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है. क्योंकि रिएक्टेंट के बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हैं तो उनको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए. सो सेकंड पॉइंट एक्चुअली इज लिंक्ड विद द फर्स्ट पॉइंट. तो एंडोथर के अंदर बॉन्ड्स ऑफ रिएक्टेंट या, अच्छा देखो, हाउ डू यू नो बॉन्ड्स ऑफ रिएक्टेंट? रिएक्टेंट दोनों ही प्लूरल होंगे ना, बॉन्ड्स भी होंगे, रिएक्टेंट्स भी होंगे. बॉन्ड्स ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है, आर स्ट्रॉन्गर देन bonds of products
ठीक है, आर स्ट्रॉन्गर देन बॉन्ड्स ऑफ प्रोडक्ट्स, एंड ऑफ कोर्स वाइस वर्सा। उसके अंदर क्या होगा सर, उसके अंदर क्यों कम एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है? बिकॉज बॉन्ड्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर वीकर, reactants are weaker than bonds of product. सिंपल बात है और आसान बात है, ठीक है। अब हाउ वुड यू नो कि बॉन्ड रिएक्टेंट की वीक है? यानी कोई मेजर होगा ना, उसका देख के तो नहीं पता चलेगा। तो मैं रिएक्टेंट देखो, तुम कहो अरे वाह वीकर बॉन्ड है। सर कैसे पता चलेगा कि रिएक्टेंट के बॉन्ड वीकर हैं? हाउ डू यू डिटरमिन द बॉन्ड स्ट्रेंथ? हम पढ़कर आए हैं बॉन्डिंग में। नहीं, वो तो तुम उस पे जा रही हो ना, वो तो खैर वैसे बाय द वे वो बॉन्ड बेटा, ये कोवेलेंट बॉन्ड की बात हो रही है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात नहीं हो रही, ठीक है। और आगे बॉन्ड लेंथ, या बॉन्ड लेंथ से क्या पता? याद करो, मैंने 3 चीजों का तुम्हें रिलेशनशिप बताया था, रेडियस, फिर बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी। सर बॉन्ड एनर्जी से पता चलता है बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है कितना वीक है। तो इन अदर वर्ड्स मैं इसको ये कह सकता हूं, और जो बॉन्ड एनर्जी होती है ना एंडो के अंदर, वो रिएक्टेंट की ज्यादा होती है प्रोडक्ट से। ये तरीका होता है बॉन्ड एनर्जी, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स वो ग्रेटर होती है देन प्रोडक्ट्स। अच्छा यार, जगह कम है, चलो मैं अगले पेज पे लिख देता हूँ। एक सेकंड, मैं इसको अगली स्लाइड पे लिख देता हूँ, यहाँ जगह नहीं है। ये तो लिख लिया ना? स्लो तुम। ठीक है, सो अगला पॉइंट बेसिकली क्या है? सो और करके आई कैन राइट, और इट्स द सेम थिंग। मैं कहता हूँ बॉन्ड एनर्जीज, जो अच्छा, ये बॉन्ड एनर्जी का मतलब है सबका सम ना, सबका सम आप कर देंगे ऑफ रिएक्टेंट्स पूरा, जब ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स जो इसके अंदर होगी ना, ऑल रिएक्टेंट्स वो ग्रेटर होगी देन बॉन्ड एनर्जी ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स। इसीलिए सर आपका जो ओवरऑल है वो एब्जॉर्ब ज्यादा होता है, और उसमें वाइस वर्सा, उसमें बॉन्ड एनर्जी ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स लेसर होती है देन आगे का भी के। अरे वाह, बच्चा अभी से मजदूर बन गया है। ठीक है सर, जितना याद रखो रिएक्टेंट का बॉन्ड स्ट्रांग होना उतना एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब होगी, जितना प्रोडक्ट का बॉन्ड स्ट्रांग होगा उतना एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, ठीक है। खोपड़ी में फिट करके बंद कर लो इसको अपने। अच्छा, ये हो गई दूसरी बात। अब मेरा यार, ये मैंने देखा है लोग, अक्सर लोग ना इसको वो लेवल से पढ़ के तो आए हुए होते हैं, लेकिन उनको ये पता ही नहीं होता कि इन दोनों में फर्क क्या है। मुझे एक बात बताएं, ये एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, रिलीज कम करते हैं। तो वो जो ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी एंडोथर्मिक और रिलीज कम करते हैं, तो बाकी जाती कहाँ है? लॉस हो जाती है। लॉस कहाँ हो जाती है? सराउंडिंग। तो वो, तो रिलीज क्या होती है फिर? यानी लॉस अलग है, रिलीज अलग है। अरे वाह वाह सर, मैं आपको बता रहा हूँ कि हर साल यार, ये मैं बच्चों से जितनी भी बैचेस में पढ़ाता हूँ, हर दफा ये बहस आके यहीं खड़ी हो जाती है। उनको पता ही नहीं पड़ता कि बात क्या हो रही है। सर पहले मेरा सवाल सही से समझ लें। मेरा सवाल ये है कि एंडो में एनर्जी एब्जॉर्ब बाय रिएक्टेंट इज मोर, एंड व्हेन प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड द एनर्जी रिलीज इज लेस। सही है ना?
दे एब्जॉर्ब मोर, और जब वो प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो कम रिलीज करते हैं। यही एंडो की डेफिनेशन है। बाकी जाति कहाँ है? ब्रेकिंग में यूज हो जाती है। सर यूज हो जाती है का क्या मतलब है? इस्तेमाल हो जाती है का क्या मतलब है? मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है, इसीलिए मैं बार बार कर रहा हूँ। सर व्हाट डू यू मीन बाय इस्तेमाल हो जाती है? हमने तो ओ लेवल से पढ़ा है, बचपन से पढ़ा है, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। सो इस्तेमाल हो जाती है जब आप लिखते हैं, या यूज हो जाती है। ओ लेवल का एग्जामिनर तो तुम्हें ये लिखने देगा, ए लेवल का एग्जामिनर गर्दन काट देगा तुम्हारी जब तुम ये लिखोगे। नेवर एवर, लिसन टू मी, नेवर एवर एवर इन ए लेवल्स राइट एनर्जी इज यूज्ड, ठीक है? नेवर राइट एनर्जी इज यूज्ड का क्या मतलब है भाई? कहीं कहाँ गई? सर किसी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही होगी ना। यूज का क्या मतलब हुआ? तुम खा गए उसको, बॉन्ड ने क्या किया, उसको हजम कर दिया, किधर क्या डाले, पानी में फेंक दिया, कहीं तो होगी ना वो कहाँ होती है? हाँ सर, वो प्रोडक्ट के एटम्स के अंदर स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल, या इंटरनल एनर्जी भी उसको कहते हैं। तो वो जो डिफरेंस होता है ना, आपको लगता है कि वो यूज अप हो गया, सर यूज अप कोई चीज होती ही नहीं है दुनिया में। एनर्जी किसी और फॉर्म में क्रिएट हो जाती है, वो प्रोडक्ट के एटम्स में जाके स्टोर हो जाती है। इसीलिए प्रोडक्ट की जो एनर्जी होती है ना, वो रिएक्टेंट से ज्यादा होती है। तुम कर चुके हो लेवल्स में, मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ कहाँ कर चुके हो। मैं अभी तुम्हें इसका ग्राफ बनवाऊंगा, वो जो स्केच बनाऊंगा अभी अभी तुम्हें याद आ जाएगा तुम ओ लेवल में कहाँ पढ़ चुके हो। पहले मैं क्या कह रहा हूँ वो सुन लो। होता ये है, मैं इसको तुम्हें पहले मैं लिखवा दूं, फिर मैं तुम्हें इसका वो भी करता हूँ। थर्ड पॉइंट, द केमिकल एनर्जी का मतलब इंटरनल भी होता है, केमिकल, और इसको इंटरनल भी लिखते हैं, इंटरनल एनर्जी बेटा ये होती है एटम्स के अंदर स्टोर्ड एनर्जी। जिनको नहीं पता ना, एनर्जी स्टोर्ड इन एटम्स, जब तुम लोग फिजिक्स पढ़ोगे ना, तो फिजिक्स में तुम्हें स्पेशली A2 फिजिक्स में जाके वो तुम्हें डिटेल में पढ़ाएंगे व्हाट इज इंटरनल एनर्जी। और ज्यादा आसान कर देता हूँ जिनको नहीं पता, ये काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज पार्टिकल्स का सम होता है। द सम इंटरनल एनर्जी जो होती है ना, द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। बट क्योंकि अभी फिलहाल हम केमिस्ट्री पढ़े हैं, आई डोंट वांट टू गो देयर, वरना ये पूरी मुझे फिर आपको उसकी फिजिक्स पढ़ानी पड़ जाएगी। फिलहाल द केमिकल और इंटरनल एनर्जी, जो एनर्जी स्टोर्ड इन एटम्स या मॉलिक्यूल्स, अच्छा वो क्या होती है? सो द केमिकल एनर्जी और इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट is more than the reactants। उसमें उल्टा होता है, उसके अंदर द केमिकल और इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज मोर देन प्रोडक्ट। रिएक्टेंट इज मोर, जाहिर है इसलिए होता है। अच्छा मैं बताता हूं, मोर देन द प्रोडक्ट्स। इसमें क्यों रिएक्टेंट की ज्यादा होती है? आप इसमें क्या करते हैं सर? इसमें रिलीज ज्यादा करते हैं ना। तो आप सोचें, आपने अब्जॉर्ब की 500, ये बिल्कुल ऐसी मिसाल है कि आपने किसी से 500 रुपए लिए, लेकिन आपने रिलीज ज्यादा कर दी है। आपने कहा सर मैंने ले तो 500 रुपए लिए, किसी से दिए 700। तो सर एंड में, प्रोसेस के एंड में आपके पास कम पैसे होंगे ना, क्योंकि 200 रुपए आपकी जेब से गए हैं। सो रिएक्टेंट जब एब्जॉर्ब ज्यादा करते हैं, ठीक है, एब्जॉर्ब करके वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रोडक्ट बनते वक्त वो रिलीज ज्यादा कर देते हैं। सर तो वो बाकी डिफरेंस कहाँ से आता है? वो जो ज्यादा रिलीज हो, आपने एब्जॉर्ब तो कम किया है, आपने रिलीज ज्यादा किया है, तो वो डिफरेंस कहाँ से आया? जो ज्यादा रिलीज हुआ वो एनर्जी किधर से आई? वो पार्टिकल्स की इंटरनल एनर्जी होती है जो कि रिलीज उसके साथ साथ हो जाती है। अच्छा अब लोग ना मुझे कहते हैं सर लेकिन पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 तो कन्फ्लिक्ट कर रहा है। उधर तो आपने कहा है कि रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होती है, सर वो बॉन्ड एनर्जी है। यही बात मैं समझा रहा हूँ, ये बॉन्ड एनर्जी है, पॉइंट नंबर 2 के अंदर है। बॉन्ड एनर्जी का मतलब बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, ये इंटरनल एनर्जी है जो एटम्स के अंदर एनर्जी होती है।
तो इसको ना मिक्स मत करना, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 को। एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट के बॉन्ड्स वीक होते हैं, लेकिन एटम्स की एनर्जी ज्यादा होती है। ठीक है, बॉन्ड वीक होते हैं, उसकी बॉन्ड एनर्जी कम होती है तोड़ने के लिए, लेकिन एटम्स की एनर्जी ज्यादा होती है प्रोडक्ट से। और एक्सो में उल्टा होता है। एक्सो के अंदर रिएक्टेंट के बॉन्ड्स क्या होते हैं, ये रिएक्टेंट के बॉन्ड्स, और इसके अंदर रिएक्टेंट के बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं, पार्टन एंडो में रिएक्टेंट के बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं, लेकिन रिएक्टेंट के जो पार्टिकल्स की एनर्जी है वो क्या होती है, क्या लिखा हुआ है, द केमिकल इंटरनल एनर्जी, ठीक है, ऑफ प्रोडक्ट इज मोर देन रिएक्टेंट। तो इसके अंदर रिएक्टेंट के बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होते हैं तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है, लेकिन इंटरनल एनर्जी कम होती है। इसमें वाइस वर्सा। एक्सो में बॉन्ड्स ऑफ द रिएक्टेंट आर वीकर, तो उनको तोड़ने के लिए कम एनर्जी चाहिए होती है, तो बॉन्ड एनर्जी कम होती है, लेकिन उसके एटम्स के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होती है रिएक्टेंट के, वो क्या होती है, द केमिकल इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज मोर, इसके अंदर ज्यादा होती है। जी बोलिए। अभी तो बता रहा हूँ कि एनर्जी एक्स्ट्रा जो होती है वो उसके अंदर स्टोर हो जाती है। रीजनिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, सिंपल। एनर्जी क्रिएट डिस्ट्रॉय थोड़ी हो सकती है, वो किसी फॉर्म से दूसरी फॉर्म। आपको शायद जो तुम कहते हो ना बॉन्ड तोड़ने, बेटा वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। असल मैंने कहा ना, तुम A2 फिजिक्स में जाके पढ़ोगी, ये जो हम कहते हैं ना बॉन्ड तोड़ने की एनर्जी, वो एक्चुअली पार्टिकल्स को दूर दूर ले जाते हैं, आप दूर करते हैं ना, तो फिजिक्स में उसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है पार्टिकल्स की। तो आप क्या कर रहे होते हैं, पार्टिकल्स की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा रहे होते हैं जब आप उनको दूर दूर करते हैं। खैर मैं केमिस्ट्री के अंदर वहां नहीं घुसना चाह रहा। सो अब मैं आपको बताता हूँ आपने ओ लेवल से ये कैसे पढ़ा हुआ है। जरा याद करें, आप एक स्केच बनाते थे एंडो का, मैं आपको याद दिलाता हूं। उसके अंदर आप ये ग्राफ बनाते थे और 2 लेवल्स बनाते थे, याद आ गया कुछ? सर यहां होती थी एनर्जी या एंथैल्पी, एनर्जी को एंथैल्पी भी लिखते हैं। यहां होता था प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन या टाइम भी लिखते थे, याद आ रहा है? या टाइम भी लिख सकते हैं। फिर हम बनाते थे एक इधर एंडो के अंदर, और दूसरा हम बनाते थे ऊपर, याद आ गया? इधर हम लिखते थे रिएक्टेंट, इधर हम लिखते थे प्रोडक्ट। और फिर हम एक स्केच यूं करके बनाते थे, याद आया कुछ? आ गया? इधर आपने रिएक्टेंट को नीचे क्यों बनाया था, प्रोडक्ट को ऊपर क्यों बनाते थे? रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है। सर इसीलिए तो है ना, अभी आपने ये तो लिखा ना सर, आपने ओ लेवल में यही किया ना, रिएक्टेंट को नीचे बनाते थे, प्रोडक्ट को ऊपर बनाते थे। ठीक है, सो एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट इज लेसर, एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट इज मोर। ये आप ओ लेवल से भी करते थे, ठीक है, बट उस समय समझते थे या नहीं समझते थे मुझे नहीं पता, बट अब आपको समझ में आना चाहिए कि रिएक्टेंट की एनर्जी हमेशा कम होती है, प्रोडक्ट की ज्यादा होती है। और ऐसा क्यों होता? अच्छा, इसके अंदर अगर मैं तुमसे कहूंगा कि लेबल द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड को लेबल करो। सर एनर्जी एब्जॉर्ब कहां से कहां तक होगी? ये होती है मैक्सिमम, उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी भी कहते हैं। यहां से लेके यहां तक इसको हम कहते हैं एनर्जी एब्जॉर्ब, जिसको एक्टिवेशन भी कहा जाता है। एनर्जी एब्जॉर्ब, और इसको एक्टिवेशन एनर्जी भी कहते हैं। अभी एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन आपको बताता हूं। और एक्टिवेशन एनर्जी यहां लिख देता हूं, नीचे लिख देता हूं। और एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, दैट्स योर एनर्जी एब्जॉर्ब। जी जी अभी बनाते हैं, सब्र करें, सब कुछ बनाते हैं। फिर एनर्जी रिलीज, सर ये यहां से लेके यहां तक, ये जो नीचे आता है ना ग्राफ, ये होती है एनर्जी रिलीज। अच्छा अभी बताते हैं कौन सी। सर ये यहां से लेके यहां तक, मैक्सिमम से लेके यहां तक, ये होती है एनर्जी रिलीज। ठीक है, एनर्जी रिलीज। सो ये एनर्जी एब्जॉर्ब, ये एनर्जी रिलीज। क्या ज्यादा है? आप देख रहे हैं एब्जॉर्ब ज्यादा है,
और रिलीज कम है, ठीक है, यही होता है ना एंडो में, एब्जॉर्ब ज्यादा होती है, इसी वजह से तो ऊपर है प्रोडक्ट की एनर्जी, ठीक है, समझ में आया। सो एब्जॉर्ब ज्यादा है, रिलीज कम है। अब इसमें होता है डेल्टा एच, डेल्टा एच को हम कहते हैं एंथैल्पी चेंज, वो होता है यहां से लेके रिएक्टेंट से लेके प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये है सर आपका डेल्टा एच, यहां से लेके यहां तक, दिस इज योर डेल्टा एच, दिस इज डेल्टा एच, ठीक है, डेल्टा एच यहां से लेके यहां तक। डेल्टा एच क्या है, दोनों का डिफरेंस ना, ठीक है, अभी डेल्टा एच को डिटेल में पढ़ाता हूँ। अच्छा, डेल्टा एच का डायरेक्शन हमेशा हमेशा प्रोडक्ट से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ होता है, एरो प्रोडक्ट की तरफ होता है, हमेशा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ, ठीक है, दैट्स योर डेल्टा एच। एंड बाय द वे इसको डेल्टा एच को हम पॉजिटिव कहते हैं। अभी पॉजिटिव नेगेटिव क्यों आता है ये मैं आप लोगों को लॉजिकली बता देता हूँ, बट इसमें जो डेल्टा एच होता है वो पॉजिटिव होता है। इसका एक फॉर्मूला भी है, अभी तो मैं फॉर्मूला भी इसका लिखवा दूंगा। तो इसका डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, ठीक है, इसका डेल्टा एच पॉजिटिव होता है। अच्छा, अब आ जाओ एंडो पे। मेरा ख्याल में तुम लोगों ने ये बना लिया तो एंडो भी बना ही लोगे ना। अच्छा, एनर्जी को बच्चों इंथैल्पी भी कहते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, एनर्जी और इंथैल्पी कहाँ है अब एक्सो का, वही समझ जाओ ना यार। इसके अंदर क्या होगा, नीचे होंगे, सब अभी जो मैं कर रहा हूँ ना ये एक्चुअली सब ओ लेवल्स का काम कर रहा हूँ, मैंने अभी तक ए लेवल्स एक्चुअली शुरू ही नहीं किया। सो अभी तक सारा ओ लेवल्स का रिवीजन चल रहा है, ठीक है सर। वही एनर्जी एब्जॉर्ब या एक्टिवेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक वही सेम एनर्जी एब्जॉर्ब, अच्छा इसको ना ये क्या हुआ, अरे यार वो मैंने डिलीट कर दिया, अंडू ही कर रहा हूँ, अंडू भी नहीं हुआ। अच्छा खैर मेरे पास ये बना हुआ है, कोई टेंशन की बात नहीं है, बैकअप मौजूद होता है, आप फिक्र ही ना करें। सर ये ग्राफ से एक्चुअली मेरे पास पूरे नोट्स ही बने हैं तो मैं आपके साथ वापस बना रहा था, चलें ये सर मौजूद है बैकअप, सर ये बने हुए हैं, ये ये बने हुए बना लें, ठीक है, ये बना है। अच्छा इसके अंदर जो ये नीचे बना हुआ है, सो इसके अंदर जो एनर्जी एब्जॉर्ब है वो जहाँ मैंने एक्टिवेशन एनर्जी लिखा है ना ये एनर्जी एब्जॉर्ब भी है, ठीक है, ये वही वाला ग्राफ बना हुआ है। सो एनर्जी एब्जॉर्ब इज आल्सो इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। वापस बना दूं, कैसे तुम लोग कोई काम चोर बच्चे हो यार, सारा काम मैं करूं। फाइल कहाँ गई, फाइल ही गायब हो गई। भाई चलो भाई आई डोंट नो फाइल ही गायब हो गई। सो चलो यार मैं यहाँ बना देता हूँ भाई, चलो ये बना देता हूँ, वो तो बना लिया था ना तुम लोगों ने, खैर है खैर है खैर है, चलो एनर्जी अगेंस्ट प्रोग्रेस, ये मैं
एक्सो का बना रहा हूं, ठीक है। इसके अंदर इसका लेवल मैंने आपसे कहा था ऊपर होगा रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट का लेवल नीचे होगा, प्रोडक्ट लेवल नीचे होगा। इसकी वजह यह है कि इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब कम होती है, ठीक है। अच्छा चलो 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 गाइस, इसको हरी अप। सो एनर्जी एब्जॉर्ब इज लेसर। अच्छा, एक्टिवेशन एनर्जी का ना मैं अब शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा ईए, और एक्टिवेशन एनर्जी को मैं ईए लिख रहा हूं, एक्टिवेशन ईए, ठीक है। ये एनर्जी एब्जॉर्ब्ड है, इसके अंदर जो एनर्जी रिलीज है वो यहां से यहां तक है, जाहिर है वो लार्जर है, एनर्जी रिलीज वो यहां से यहां तक है, ठीक है। और इसका डेल्टा एच, इसका डेल्टा एच कहां से कहां होगा सर? हमेशा डेल्टा एच याद रखो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट। सो इसका जो डेल्टा एच होगा वो रिएक्टेंट से लेके प्रोडक्ट, यहां से नीचे डेल्टा एच, इसका डेल्टा एच नेगेटिव होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट डेल्टा एच नेगेटिव। ठीक है, सबको समझ में आ गया ये? पक्का? चलो, नाउ वंस यू नो दिस, मैं जल्दी से आप लोगों को इसके जरा ये पॉइंट्स कंप्लीट कर दूं। अच्छा, इसका जो नेक्स्ट डिफरेंस है, ये तो हमने एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम्स बना ली, इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम्स भी कहते हैं, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा एंडो और एक्सो का डिफरेंस। अब तो मैं समझ में आ गया रिएक्टेंट की एनर्जी किस में ज्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी किस में ज्यादा है। पॉइंट नंबर 3 से इसको आप कंपेयर कर सकते हैं। नाउ लास्ट पॉइंट, इसका जो डेल्टा एच होता है, देखो डेल्टा एच का मतलब होता है एंथैल्पी चेंज। अभी मैं अलग से आप लोगों को डेल्टा एच वगैरह भी लिखवाता हूँ। अच्छा, सो इसका फोर्थ पॉइंट है ना ये, फोर्थ, इसका डेल्टा एच पॉजिटिव होता है। अभी डेल्टा एच के बारे में डिटेल से बात करते हैं। और इसका डेल्टा एच नेगेटिव होता है। डेल्टा एच को कहते हैं इंथैल्पी चेंज, इंथैल्पी या एनर्जी चेंज भी कहा जाता है, इंथैल्पी चेंज। देखो इस पूरे चैप्टर में हमें करना ही यही है, डेल्टा एच निकालना है, हमारा काम ही यही होगा, इंथैल्पी चेंज, एनर्जी चेंज। जी बिल्कुल आएगा, फिफ्थ नहीं आएगा अभी, क्योंकि मुझे अभी पता चला है कि आपकी जो लास्ट डेट है वो अगले वीक, लास्ट वीक नहीं, उससे अगले वीक भी 3 दिन है हमारे पास। उसके बाद क्योंकि अभी आपका है टाइम, सो ऑलमोस्ट 2 वीक से हो जाएगा। अच्छा, अगला पॉइंट क्या है सर? ये सबको पता होगा, इसमें सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या होता है? डिक्रीज। जब भी आप कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन करेंगे तो आप रिएक्शन वेसल को हाथ लगाएंगे ना, वो ठंडा होगा। टेस्ट ट्यूब के अंदर अगर एंडोथर्मिक है वो कूल होना शुरू हो जाता है, सराउंडिंग टेम्परेचर डिक्रीजेस, क्योंकि वो सराउंडिंग से हीट लेता है ना, तो इसीलिए सराउंडिंग का टेम्परेचर कम हो जाता है। और इसके अंदर हम कहते हैं सराउंडिंग टेम्परेचर इंक्रीजेस, ये रिलीज करता है। एब्जॉर्ब करेगी, सराउंडिंग का कम होता है, सराउंडिंग से जब हीट लेते हैं तो टेम्परेचर नहीं नहीं, असल में रिएक्शन मिक्सचर के अंदर जा रहा होता है, तो वो टेम्परेचर ड्रॉप ही आता है, एंडो में टेम्परेचर ड्रॉप आता है, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपके डिफरेंसेस, ठीक है, ये आपके डिफरेंसेस हो गए। और फाइल है नहीं आपके, हाँ ये, अच्छा अब आओ तुम जल्दी से 2 पॉइंट्स, पहले एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन, फिर जरा डेल्टा एच की डिटेल्स। एक्टिवेशन एनर्जी किसको आती है? एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन तुम में से किसको आती है? द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन, ठीक है, इट इज
the minimum energy required to start a reaction. अब तुम लोगों को लॉजिकली समझ में आया, दैट इज टू ब्रेक रिएक्टेंट बॉन्ड्स. सर अगर आप रिएक्टेंट के बॉन्ड तोड़ देंगे ना तभी रिएक्शन शुरू होगा. जब तक रिएक्टेंट के बॉन्ड टूटेंगे नहीं तो प्रोडक्ट के बॉन्ड बनेंगे कैसे? तो असल में जो आप देखें ना पीछे जितने भी हमने ग्राफ बनाया था उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एक्टिवेशन के बराबर थी, तो वो एनर्जी आपको बॉन्ड तोड़ने के लिए चाहिए. सही है. जितनी एक्टिवेशन एनर्जी लो होती है ना रिएक्शन उतना फास्ट होता है. आप देखें कि आपके ख्याल में नाइट्रोजन क्यों नहीं रिएक्ट करता आसानी से? नाइट्रोजन इज इनर्ट, कहते हैं ना नाइट्रोजन गैस इज इनर्ट. तुमने एयर में सुना होगा कि ऑक्सीजन रिएक्ट करता है नाइट्रोजन हालांकि ज्यादा है ऑक्सीजन से. क्यों नहीं करता? क्योंकि उसका बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है. ठीक है, उसको बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए. सो जितनी लोअर होती है ना एक्टिवेशन एनर्जी उतना रिएक्शन फास्टर होता है. तो ये लिख लो, लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी द फास्टर द रेट. ऑफ कोर्स अंडर द सेम कंडीशंस. The lower the activation energy, the faster the rate of reaction under same conditions. Lower the activation, जितनी कम activation energy चाहिए मतलब कम है, required कम है, तो वो जल्दी अचीव हो जाती है. सोडियम को तुम पानी में फेंकती हो तो वो तेजी से रिएक्ट करता है, उसकी एक्टिवेशन लो है. लेकिन तुम कॉपर को पानी में फेंकोगे रिएक्ट ही नहीं करेगा. ठीक है, उसकी एक्टिवेशन बहुत हाई है. जी, कैटलिस्ट लोअर कर देते हैं उसको. जी, so lower the activation energy the faster the reaction, but शर्त under same conditions. यानी ऐसा नहीं कि तुम एक रिएक्शन को 500 डिग्री पे कर रहे हो और दूसरे को तुम उस पे कर रहे हो क्या नाम है 100 डिग्री पे कर रहे हो रिएक्शन. ठीक है, तो आप कहें सर 500 वाला तो तेज हो रहा है. सर 500 वाला तेज ही होगा ना, आपको सेम कंडीशन पे रख के देखना है. तो जो जल्दी होता है उसकी एक्टिवेशन लो होती है. बोलो सर, एक्टिवेशन एनर्जी अगर कैटलिस्ट कम कर दें तो वो तो केमिकली पार्ट लेते नहीं है. सर किसने कहा नहीं लेते? सफेद झूठ है ये. सर आप में से अगर किसी को भी लगता है कि कैटलिस्ट केमिकली इन्वॉल्व नहीं होते रिएक्शन में तो आपने बिल्कुल गलत समझा है केमिस्ट्री को. सर केमिस्ट बाकायदा इन्वॉल्व होते हैं, पूरे तरीके से चेंज होते हैं, आखिर में वैसे के वैसे ही बन के बाहर आ जाते हैं. ठीक है, इसको हम पढ़ाएंगे आपको. वैसे तो A2 में ज्यादा डिटेल है. इसको हम कहते हैं रीजनरेशन ऑफ अ कैटलिस्ट. कैटलिस्ट पूरा केमिकली इन्वॉल्व होता है लेकिन एंड में जो है ना वो रीजनरेट हो जाता है, वापस वही चीज बन के बाहर आ जाती है. We'll talk about it in detail, don't worry. A2 में ज्यादा, AS में थोड़ा सा. अच्छा, एनीवेज आगे बढ़ते हैं जी. हो गया एक्टिवेशन एनर्जी. अब आ जाइए डेल्टा एच पे. डेल्टा एच, सर डेल्टा एच को कहते हैं इंथैल्पी चेंज या एनर्जी चेंज भी कहा था, बट इंथैल्पी चेंज. ठीक है, अब इसका यूनिट हमारे सिलेबस में देखो, वैसे तो जूल्स पर मोल होता है ये, लेकिन हम लोग केमिस्ट्री में इसको किलो जूल्स पर मोल में पढ़ते हैं. उसकी वजह यह है कि आमतौर पे ना जूल्स की वैल्यू बहुत बड़ी होती है, तो कन्वीनियंट वैल्यूज जो है ना वो किलो जूल, इसीलिए हम इसको केमिस्ट्री के अंदर किलो जूल में पढ़ते हैं. ठीक है, अब सर इसके आगे जो पूरा डिस्कशन है ना वो है ही इस चीज का कि आपको ये कैलकुलेट कैसे करना है. लेकिन केमिस्ट्री में केमिस्ट ने क्या कर दिया है, इनको ना रिएक्शंस की बेसिस पे इनको अलग अलग कर दिया है. ठीक है, सबसे पहले अगर आपसे कहा जाए डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन, अच्छा पहले मैं आपको ये भी बता दूं स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज क्या होता है. सर अगर कभी भी स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज आ जाए ना, स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज, ठीक है, तो इसका मतलब, अच्छा इसका साइन यूए लगा हुआ होगा, ये ऊपर ना यूं करके साइन, ये जो साइन लगा हुआ होता है ना ऊपर, इसका मतलब होता है कि ये स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज है. अगर ये साइन नहीं लगा हुआ होगा तो ये स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज नहीं होगा. इसमें सिर्फ क्या होता है
the conditions are standard. The conditions are standard. That is, अब standard conditions क्या हैं? That is temperature, is 298 kelvins. By the way, 298 kelvins 25 degree centigrade होता है. And pressure is 1, अच्छा precisely तो खैर 1.013 into 10 power 5 pascal होता है. So round off करके हम 1 भी लिख देते हैं, 1 into 10 power 5. और ये 1 एटमॉस्फेयर के बराबर भी होता है. कॉमनली हम इसको एटमॉस्फेयर में लिखते हैं. सर अगर इन कंडीशंस के अंदर रिएक्शन हो रहा होगा तो हम ये कहते हैं कि जो एनर्जी चेंज आता है उसको कहते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज. और अगर कभी कहीं लिखा हुआ हो ना क्वेश्चन में मोलर स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज या मोलर स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज, तो मोलर का मतलब होता है फॉर 1 मोल. Means for 1 mole of a substance under standard conditions. ठीक है. So 1 mole of a substance को जब आप लेते हैं ना तो ये इसकी मोलर एंथैल्पी चेंज बन जाती है. Molar standard enthalpy change means for 1 mole of a substance under standard conditions. ठीक है, यहां तक तुम लोगों को बात समझ में आ गई. अब इसकी डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं एक एक करके. ये 4 देखो, तुम लोग बहुत खुश नसीब हो कि ये 4 रह गई हैं. ये पहले जो ना बहुत सारी होती थी, इन्होंने बहुत सारी कट डाउन कर दी हैं और इसी वजह से ना उसके पास पेपर के बहुत सारे क्वेश्चंस जो है ना अब वो कट डाउन हो गए आपके लिए. तो ये हम जरा इसको पढ़ते हैं. सबसे पहले एक बड़ा कॉमन रिएक्शन है कंबशन. नाम सुना है ना तुमने? उसके लिए एक वर्ड यूज होता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन. स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन. अच्छा, ये अभी मैं पूरी हेडिंग लिख रहा हूं, बाद में मैं इसका शॉर्ट फॉर्म यूज किया करूंगा. स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन को हम लोग डेल्टा एच और इसके नीचे छोटा सा सी लिख देते हैं और स्टैंडर्ड का साइन बना देते हैं. ठीक है, ये जो सी है ना छोटा सा लिखा हुआ, ये कंबशन को रिप्रेजेंट करता है और ऊपर स्टैंडर्ड का साइन. ये स्टैंडर्ड का साइन ना समझ एक्सटेंडेड थीटा है, यानी समझे यूं सर्कल बना के लंबी लाइन यूं. ये स्टैंडर्ड का साइन ये यूं है. ठीक है. सो चलिए सर, अब इसकी डेफिनेशन लर्न देम. ये डेफिनेशन आपको लर्न करनी है. चारों जो डेफिनेशन अभी हमें करेंगे ना वो आपको लर्न करनी है क्योंकि 2-2 मार्क की लिखने के लिए आती हैं. पहले मुझे बताओ, कंबशन एंडो होती है या एक्सो होती है? ऑलवेज एक्सो, ऑलवेज नेगेटिव. सर एंडो का सवाल ही पैदा नहीं होता, ऑलवेज एक्सो. ठीक है. जब कोई चीज एक्सो होती है ना तो हम उसके लिए क्या लिखते हैं? द एनर्जी रिलीज्ड. क्या चल रहा है तुम लोगों के बीच में? फोन इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है. द एनर्जी released when 1 mole of a substance. ये जरूरी है कि बाय डेफिनेशन 1 मोल ही होना चाहिए. 1 mole of a substance is burnt या combusted, दोनों अलाउड होते हैं, completely
completely with oxygen. अच्छा, तुम्हें ये पता है ना कि मैं वैसे ये चीजें ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, जो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ ना वो ऑप्शनल होती हैं। सर तुम्हें पता है जब बर्न कंप्लीटली विद ऑक्सीजन होगा तो सर कंप्लीटली बर्न करने के लिए ऑक्सीजन एक्सेस में ही होना चाहिए ना। सो एक्सेस में ब्रैकेट या तो एक्सेस में हो या बिल्कुल ही उतने ही अमाउंट में हो जितनी रिक्वायर्ड है। तो आमतौर पे एहतियातन हम एक्सेस में ही बर्न करते हैं ताकि ऑक्सीजन कम ना पड़ जाए, क्योंकि अगर ऑक्सीजन कम हो गई तो फिर इनकम्प्लीट कंबशन होगी। ठीक है, तो इसलिए कंप्लीट द एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज बर्न्ड और कंबस्टेड कंप्लीटली विद ऑक्सीजन। अच्छा, अगर ये स्टैंडर्ड का वर्ड नहीं होता ना लिखा हुआ तो मैं अपनी डेफिनेशन को यहाँ रोक देता, लेकिन क्योंकि स्टैंडर्ड लिखा हुआ है तो मेरी डेफिनेशन कंटिन्यू होगी। अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। ठीक है, आप ब्रैकेट में लिख लें टेम्परेचर 298 ताकि एग्जामिनर को पता हो कि आपको ये मालूम है कि कंडीशंस क्या होती हैं। एंड प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, 1 एटमॉस्फेयर इज ओके, यू कैन राइट इट। और टेम्परेचर भी 25 भी लिखेंगे तो एक्सेप्ट कर ही लेगा एग्जामिनर। ठीक है, बस अगर ये स्टैंडर्ड का वर्ड हटा दे तो आप, अगर फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर स्टैंडर्ड का वर्ड हटा देगा ना तो 3 चेंजेस आएंगे। आप सबने ये लिख लिया? लिख लिया? अगर वो स्टैंडर्ड का वर्ड हटा दे, वो कह दे एग्जाम में डिफाइन एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन, तो ये साइन भी हट जाएगा ऊपर वाला और ये पूरा जुमला हट जाएगा बस। ठीक है, अगर स्टैंडर्ड का वर्ड हटा दें तो ये साइन हट जाएगा और ये पूरा जुमला हट जाएगा। ये आपकी डेफिनेशन आएगी, एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज बर्न्ड और कंबस्टेड कंप्लीटली विद ऑक्सीजन। समझ में आ गई ना बात? तो बस ये आपको याद रखना है कि स्टैंडर्ड का वर्ड हटेगा तो बस वो फिर आखिर में वो लाइन हट जाएगी और वो सिंबल हट जाएगा, बाकी सब ऐसे का वैसे रहेगा। अच्छा चलो एग्जाम्पल देखो, C3H6 की इक्वेशन लिखते हैं टू शो एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन। C3H6 क्या है? C3H6 बाय द वे प्रोपीन। किसी को पता है प्रोपीन की स्टेट क्या होती है? RTP, इट्स अ लिक्विड, प्रोपीन इज अ गैस। ठीक है, अच्छा ये आपको ऑर्गेनिक में बता देंगे। अच्छा, प्लस ऑक्सीजन गिव्स, तुम्हें पता है किसी भी हाइड्रोकार्बन को बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर की स्टेट देखो, मैं स्टेट्स वो लिख रहा हूँ जो कि स्टैंडर्ड स्टेट्स हैं, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे वाटर लिक्विड होता है, बाकी तीनों गैसेस होती हैं। ठीक है, अब मुझे इसको पता है बैलेंस कैसे करना है। सर इधर मैं 1 मोल रख के बैलेंस करूंगा, इधर 1 मोल रख के बैलेंस करूंगा, क्योंकि डेफिनेशन क्या कह रही है? एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, अब इसी बैलेंस से करें। सर अगर 3 है तो इधर 3 हो जाएगा, 3 कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन इधर आ जाएगा 3। ठीक है, 3 आ जाएगा और ऑक्सीजन कितने हो गए? 3 to the 6 9, तो आप यहाँ लिख देंगे 9/2। यहाँ आप देंगे 9/2। इस रिएक्शन का जो डेल्टा H होगा उसको हम कहेंगे डेल्टा H ऑफ कंबशन ऑफ। इस रिएक्शन का जो डेल्टा H है ना, डेल्टा H ऑफ रिएक्शन, इसको ये कहलाएगा डेल्टा H इज कंबशन ऑफ C3H6। समझे? When 1 mole of the substance is combusted completely, ठीक है, with oxygen। समझे? अच्छा, बस एक आखिरी बात करके इसको खत्म करते हैं। अगर कोई कहता है, तुम में से आदमी कहता है सर मैं बैलेंसिंग ऐसे नहीं कर रहा, ठीक है, मैं इसको यूं बैलेंस करूंगा कि मैं इस इक्वेशन को 2 मोल्स ऑफ C3H6 करूं, यहाँ 9 ऑक्सीजन कर दूं, यहाँ 3 to the 6 कार्बन डाइऑक्साइड कर दूं और यहाँ पर 6 वाटर कर दूं। ठीक है, सब बैलेंस तो ये भी है ना, ये बैलेंस तो ये भी है, लेकिन इसके अंदर आप कितने मोल कंबस्ट कर रहे हैं? 2। तो सर अगर अब एग्जामिनर पूछेगा
कि इसका जो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन है तो सर वो अब कंबशन के बराबर नहीं है, अब वो ट्वाइस ऑफ कंबशन ऑफ C3। सर आप मोल जितने मर्जी बर्न कर लें, हमें मोल्स बर्न करने से प्रॉब्लम नहीं है आपके, आप 4 करें, 6 करें, 12 करें, 15 करें, 20 करें, लेकिन जितने भी मोल बर्न करें एनर्जी को उससे मल्टीप्लाई जरूर करें, क्योंकि बाय डेफिनेशन जो कंबशन की डेफिनेशन है वो है एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज बर्न। ठीक है, सो जब 1 मोल बर्न करोगे तो जो एनर्जी होगी वो कंबशन कहलाएगी, लेकिन अगर 1 से ज्यादा करोगे तो फिर उसी नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो अगर आपने 2 मोल बर्न किया 2 से मल्टीप्लाई करो, 10 मोल बर्न किया 10 से मल्टीप्लाई करो, तो एनर्जी निकलेगी। ठीक है, चलो आज का काम यहीं पे रखते हैं। ये हो गया हमारा कंबशन का